सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई आप अगर सिविल से गेट में अपीयर होना चाह रहे हैं इन फ्यूचर 23 में 24 में, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी पहले से आपके पास होनी चाहिए कि भैया तैयारी कैसे करनी है मुझे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही हम सब्जेक्ट उठा के बैठ जाएंगे एंड उसको बिना गाइडेंस के और बिना किसी के हमसे पढ़ेंगे उन चीज़ों को। कहीं ना कहीं पे हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, करना कैसे है चीज़ों को। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, दैट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट सिविल। कि भैया सिविल से अगर मैं गेट देना चाह रहा हूं तो किस तरीके से पढ़ूं। सिर्फ फॉर्म भरने से और एग्जाम सेंटर पे जाके बैठ जाने से गेट तो क्लियर होगा नहीं। कहीं ना कहीं हमको उस एग्जाम जो 3 घंटा हमको बैठना है फरवरी के महीने में जाके, उस एग्जाम की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि उसको क्रैक कैसे करना है। क्योंकि गेट जो एग्जाम होता है बहुत ही अलग तरीके का पेपर होता है, बहुत ही अलग तरीके का एग्जाम होता है। आप बाकी एग्जाम्स को अलग कर दें और गेट एक अलग ही सेगमेंट अपने आप में होता है। क्योंकि यहां पर जो गेट का एग्जाम है और अगर आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके कंसेप्ट की टेस्टिंग करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हम डेफिनेशंस और फॉर्मूला पढ़ के चले जाएंगे और गेट में नंबर आ जाएंगे, चांसेस कम है ऐसा होने के। हमको एक कंसेप्चुअल स्टडी की बहुत जरूरत पड़ती है, प्लस कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है गेट को क्लियर करने के लिए। तो आज यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया ये जाने कि गेट का सिलेबस क्या है। भाई सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए ना कि जो हमको लड़ाई लड़नी है ये तो पता चले सामने है कौन हमारे। तो जो गेट का सिलेबस आपके लिए है उस सिलेबस को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। एग्जैक्टली उसी तरीके से डिवाइड कर रखा है जैसा आईआईटी वाले जो सिलेबस आपका रिलीज करते हैं हर साल, उसी तरीके से उसी सेक्शन वाइज मैंने यहां पर सिलेबस डिजाइन कर रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला सब्जेक्ट जिसकी मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथ्स, जो कि कहीं ना कहीं जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही ये सब्जेक्ट आपके सामने आ जाता है। M1, M2, फिर थर्ड सेमेस्टर में M3 और कई यूनिवर्सिटीज में M4 तक जाता है। जो भी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात अगर मैं करूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज आपको मिलेगा करीब करीब 13 से 15 नंबर का। ये वेटेज आप समझ सकते हैं, आउट ऑफ 100 नंबर का पेपर होता है आपका गेट का, जिसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस 100 नंबर में से 13 से 15 नंबर तो अकेला मैथ्स का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गेट को क्रैक करने में। गेट क्लियर करना एंड गेट को क्रैक करना में फर्क समझिएगा। गेट क्लियर तो 30 नंबर पे हो जाएगा, 100 में से 30 नंबर लाओगे गेट क्लियर हो जाएगा, घर पे स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, उससे कुछ होना नहीं है। लेकिन हमको गेट को क्रैक करना है। क्रैक करना है मींस कितने नंबर लाने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका रहेगा सिलेबस में दैट इज योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका वेटेज करीब करीब 13 से 15 नंबर के आसपास में रहेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज है। जब से ये आपका वर्चुअल कैलकुलेटर और ये सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं गेट में, मतलब मेरे ख्याल से 15-16 से, उसके बाद का ये एवरेज वेटेज मैंने यहां पे बताया हुआ है। दूसरा पार्ट सिलेबस का जो रहेगा उसको मैंने डिवाइड किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक जगह पे आपको यहां पर दिख रहे हैं। शुरुआत होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, जो कि कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सेकेंड आपका है सॉलिड मैकेनिक्स। अब ये सॉलिड मैकेनिक्स कई यूनिवर्सिटीज में सोम के नाम से जाना जाता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। अभी मैं सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, वेटेज की बात करेंगे अभी हम। तीसरा आपका है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कई यूनिवर्सिटीज में आप इसको टॉस के नाम से जानते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जिसको आप आरसीसी के नाम से भी जानते हैं, एंड स्टील स्ट्रक्चर्स, बट ऑब्वियस सी बात है दैट इज योर स्टील। तो स्ट्रक्चर के ये सब्जेक्ट्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक में अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से सेमेस्टर्स चेंज हो सकते हैं, जैसे कई यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थर्ड सेमेस्टर में आता है, कई जगह पे फोर्थ सेमेस्टर में भी आता होगा। हमको उससे बात नहीं करनी है, हम तो मेन बात ये कर रहे हैं भैया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है आपका गेट में, उसमें ये सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि सबसे बेसिक सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जानना बहुत जरूरी है
आगे के स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। क्योंकि भैया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे फोर्सेस का रेजोल्यूशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस, बीम्स के टाइप वगैरह, ये सब सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं। ट्रस का एक बेसिक एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अगर ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तभी तो आप आगे स्ट्रक्चर्स में बढ़ पाएंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले गेट में उसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के बाकी सब्जेक्ट को समझने के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड स्टील। ये तो हुआ स्ट्रक्चर्स की बात। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के गेट की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। आप वेटेज देख रहे होंगे 12 से 15 नंबर। अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, मैथ्स का वेटेज आपका 13 से 15 था। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज आपको मिलेगा करीब करीब 12 से 15 नंबर का। एंड 12 से 15 नंबर आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके गेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जियोटेक्निकल क्या होता है? जियोटेक्निकल बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स, कई यूनिवर्सिटीज में ये सॉइल मैकेनिक्स के नाम से चलेगा और कई यूनिवर्सिटीज में ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से होता है। अगर आप गेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस देखते हैं तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को उन्होंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो वेटेज मैंने यहां पर लिखा हुआ है 12 से 15 नंबर का, ये आपका सॉइल प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग का वेटेज है। आगे आते हैं तो मिलेगा मुझे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। अगर बात की जाए कि इस सब्जेक्ट को, ये जो आपका सब्जेक्ट है एक तरीके से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आपको देखना है, हाइड्रोलॉजी आपको देखना है एंड इरिगेशन आपको देखना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज आप देख पा रहे होंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के आसपास में रहेगा। हाइड्रोलॉजी का वेटेज ऑन एन एवरेज 3 से 4 नंबर का रहेगा। इरिगेशन का वेटेज भी 3 से 4 नंबर का रहेगा। कंपैरेटिव टू बाकी सभी जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं गेट में, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन आसान माना जाता है। बहुत ज्यादा चीजें इसमें पढ़नी नहीं होती हैं, छोटा सा सिलेबस होता है इसका, एंड आसानी से आप हाइड्रोलॉजी में 3 से 4 नंबर और इरिगेशन में भी 3 से 4 नंबर ला सकते हैं। उसके बाद है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को बेसिकली आप 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पहला पार्ट, दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आपका रहेगा एयर पोल्यूशन एंड चौथा पार्ट आपका रहेगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। तो ऐसा करके 4 पार्ट में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिवाइड किया गया है गेट के सिलेबस के हिसाब से। इसमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और सीवेज इंजीनियरिंग जो है, जो सीवेज ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एयर पॉल्यूशन से 1 नंबर का सवाल आपको मिल सकता है, कभी कभार 2 नंबर का भी आता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से भी आपको 1 सवाल कभी कभार मिल सकते हैं। तो ओवरऑल वेटेज जो आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रहेगा वो करीब करीब 12 से 15 नंबर। आप देख पा रहे होंगे जितना वेटेज सॉइल मैकेनिक्स का था, मतलब जियोटेक्निकल का था, अंदाजन उतना ही वेटेज आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी मिलता है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, हाईवे मतलब रोड हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अगर इन तीनों को कंपैरेटिव स्टडी में देखूं तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज 8 से 10 नंबर के आसपास में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज ऑन एंड अराउंड 80% ऑफ दिस वेटेज हाईवे इंजीनियरिंग का रहेगा और बाकी बचे वेटेज में आपको रेलवे और एयरपोर्ट मिलता है। देन कम्स जियोमेटिक्स। जियोमेटिक्स कुछ और नहीं है, जिसको आप सर्वे कहते हैं, वही जियोमेटिक्स होता है, जो कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना चालू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में तो सर्वे होता ही होता है, कई यूनिवर्सिटीज में सेकेंड ईयर में भी, 3rd और 4th सेमेस्टर में भी सर्वेइंग पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा सर्वेइंग करीब करीब आपको मिलेगा 4 से 5 नंबर के आसपास में। एंड द लास्ट एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। एप्टीट्यूड और इंग्लिश 15 नंबर का रहेगा। तो ये तो मैंने आपको एक वेटेज दिया है और सिलेबस लिखा है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी। दिस इज ओनली दी वेटेज एंड दी सिलेबस। बात क्लियर करते चलिएगा। मैंने अभी ये आपके साथ शेयर नहीं किया है कि पढ़ना कैसे है हमको,
ये बातें तो मैंने वो लिखी है जो कहीं पर भी गूगल करके आप देख सकते हो। गूगल करोगे सिविल इंजीनियरिंग वेटेज या सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, 50 लिंक्स आपको मिल जाएंगी जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें मैंने ऐसा कोई नई बात नहीं बताई है आपको। नई बात क्या है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ये है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए हमारे पढ़ने का कि हम गेट को बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाए। यही तो मेन चीज है हमको समझने की, क्योंकि ये जो लिखा हुआ ये तो हर जगह पता है हमको, कोई नई बात मैंने नहीं बताई आपको यहां पे। तो वही तो जानना है हमको। तो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए मेरी पढ़ाई का, वो समझते हैं जरा। देखिए पहली चीज जो मैं आपको बोलूं कि अगर ये जो सिलेबस लिखा हुआ है आपका यहां पर, ये सिलेबस आपको 100 नंबर दे रहा है गेट का। भाई गेट का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। 65 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ऑन एंड अराउंड आपको सब्जेक्ट्स का वेटेज कुछ अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से मिलेगा। इन नंबर्स को काउंट करेंगे तो हो सकता है 105 नंबर भी हो जाए, 110 भी हो जाए, क्योंकि मैंने ये एक एवरेज वेटेज लिखा है ना। कम ज्यादा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस 10% का वेरिएशन आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जियोटेक को अगर मैंने 12 से 15 नंबर का लिखा है तो पता चले गेट की परीक्षा में सिर्फ 2 नंबर का पूछा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 12 से 15 की जगह पे हो सकता है 10 का पूछ ले, हो सकता है 18 का भी पूछ ले, ये चल सकता है ना। तो भैया ये सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपको 100 नंबर देते हैं गेट में, और ये टोटल सब्जेक्ट्स, टोटल 65 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गेट में, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है एग्जाम में। ये बात भी क्लियर है, ये भी आप जानते हो कि सर इसमें क्या ही नई बात है। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 65 क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सीक्वेंस फॉलो करूं मैं, कैसे पढ़ाई चालू करूं। क्योंकि चालू करने वाली जो कहानी होती है ना, वो सोचते सोचते ही 2, 4, 5 महीना निकल जाता है। फॉर्म भरने की डेट आ जाती है, फॉर्म भर देते हैं, फिर चले जाते हैं ऐसे, और फिर बोलते गेट में तो हुआ ही नहीं हमारा, हमने तो पढ़ा था 3 महीना। तो सेमेस्टर की परीक्षा थोड़ी है ये, सोचिए, ये सेमेस्टर की परीक्षा थोड़ी है कि टाइम टेबल आया, उसके बाद सिलेबस उठाया, किताबें खरीद के लाई, थोड़े दिन पढ़ा और जाके दे आए। सेमेस्टर में ये चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। आप भी करते हैं, मैंने भी किया है कहीं ना कहीं। जिस दिन टाइम टेबल आता था उस समय पे फिर किताबें खरीदने जाते थे, क्योंकि पता तो होता ही नहीं था क्या करना है। किताबें खरीद के लाते थे और फिर चालू करते थे अपना। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होगा। गेट अगर आपको क्रैक करना है तो एक वेल प्लान्ड मैनर से आपको चलना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक जो सबसे अच्छा टाइम होता है गेट की तैयारी का, वो 3rd ईयर होता है। हालांकि अब तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं गेट के एग्जाम में अपीयर होने के लिए, मतलब जो स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का होगा वो भी एलिजिबल होगा गेट का एग्जाम अपीयर करने के लिए। लेकिन इस चीज को भी समझिएगा कि जब आप 5वें सेमेस्टर में रहते हैं या 5वां सेमेस्टर क्लियर करते हैं, उस समय पर आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़े ही नहीं होते। ये बात भी प्रैक्टिकल सही है कि भाई अगर आप 5वें सेमेस्टर में रह के गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज, आपका माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि अभी कुछ सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मैं उस रैंक को या उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा गेट में। ये चीज आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 5वें सेमेस्टर में ही गेट को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही होते हैं, हर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। तो 5th सेमेस्टर में अगर आप गेट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो वाला एग्जाम 5th सेमेस्टर में रहते हुए जब आप गेट की परीक्षा देंगे तो वो आपके प्रिपरेशन का लेवल आपको बताएगा कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं और कहां पे आपको और सुधार करने की जरूरत है। बातें समझते चलिएगा। और जब आप 7th सेमेस्टर क्लियर करके गेट का एग्जाम देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसी के बेस पे आगे की कहानी आपकी डिसाइड होती है कि वेदर यू विल ऑप्ट फॉर पीएसयूज में भी कई पीएसयूज में एडमिशन हो रहे हैं, कई पीएसयूज में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं गेट के हिसाब से। एमटेक के लिए हो सकता है, या फिर कई सारे जो स्टेट लेवल के जॉब्स हैं, जो स्टेट लेवल के रिक्रूटमेंट होते हैं, वो भी गेट का स्कोर कार्ड मांगते हैं आजकल। तो आपका क्या प्लान है, वो चीज तो सबसे पहले दिमाग में बना के रखिएगा, क्लियर करके रखिएगा कि मुझे करना क्या है। वेदर यू हैव टू गो फॉर एमटेक, वेदर यू हैव टू गो फॉर पीएसयूज, या फिर सिर्फ क्योंकि मेरा दोस्त दे रहा था इसलिए मैं भी दे रहा हूं, यह भी होता है। तो किस लिए आप गेट दे रहे हो, इसके लिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा दिमाग में चीजों को प्लान आउट करके आपको चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। पहली चीज, हो सकता है आपको यह बात ऑड लगे, लेकिन पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि नेवर प्रिपेयर फॉर 100 मार्क्स। कभी भी 100 नंबर की तैयारी मत करिएगा। हो सकता है आपको, आप में से कईयों को यह बात ऑड लगे कि ये क्या बोल दिया सर, हम तो 100 की तैयारी करने के लिए बैठे थे और ये वीडियो भी इसलिए देख रहे थे क्योंकि आप ये बताओगे कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाए जाते हैं। नहीं, 100 में से 100 नंबर लाने की बात मैं करूंगा ही नहीं यहां पे, क्योंकि जिसके 100 में से 100 आएंगे और जिसके 100 में से 85 आएंगे, दोनों को IIT में सेम ब्रांच सब कुछ मिलेगा। तो नेवर प्रिपेयर फॉर 100 मार्क्स। आपको प्रिपेयर करना है कि कैसे भी करके मुझे 80 to 85 नंबर लाने हैं। 80 से 85 नंबर अगर आपने गेट में ले आए तो आपको वही सब कुछ मिलेगा जो 100 में से 100 लाने वाले को भी मिलेगा। लेकिन 100 में से 100 लाने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 100 में से 100 नंबर अगर आपको लाना है तो आपको हर सब्जेक्ट को पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, इक्वल अपने मेहनत के साथ, जो कि करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक इंसान के लिए। हर सब्जेक्ट को आप बराबर वेटेज देके बराबर मेहनत करके नहीं पढ़ सकते हैं। यह चीज एक्सेप्ट करिए। अगर यह चीज आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो फिर दिक्कत हो सकती है। अगर आप सब जगह हाथ पांव मारना की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सोम भी पढ़ लूं, मैकेनिक्स भी पढ़ लूं, सॉइल भी पढ़ लूं, एनवायरो भी पढ़ लूं, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ लूं, सॉइल भी पढ़ लूं, सब पढ़ के चला जाऊं, पता चले आखिर में कुछ भी नहीं बन रहा हमको वहां पे, क्योंकि हमने सब आधा अधूरा पढ़ के गए थे। ये होता है। इसीलिए आपको ये जो वीडियो है वो यही बताने के लिए है कि पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, है ना। तो अगली स्लाइड पे जरा यही बात करते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या रखना है। मुझे गेट को अगर मुझे क्लियर करना है अच्छे नंबर से और मुझे किसी ना किसी IIT में एमटेक करना है या फिर मुझे कोई PSU लेना है या फिर जो भी आपका प्लान हो, कहीं ना कहीं गेट एक अच्छे स्कोर कार्ड के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसका स्ट्रेटजी भैया ये रहा। मैंने मेरे पूरे जो गेट का सिलेबस है उस पूरे गेट के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ABCD। और कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में या इस तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गेट में बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। बहुत अच्छे का मतलब मेरे लिए है 70+। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि 100 में से 100 नंबर लाने, 70+ का टारगेट मुझे लेके चलना है। चलिए, तो सबसे पहला जो पार्ट या जो सबसे पहला ग्रुप मैंने बनाया हुआ है यहां पे, दैट इज ग्रुप A, जिसमें मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं, दैट इज मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स, टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, मैथ्स और एप्टीट्यूड। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के आप करीब करीब, आप देखिए मैथमेटिक्स का वेटेज कितना था, करीब करीब 13 से 15 नंबर का। एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है? 15 नंबर का वेटेज है। तो करीब करीब ये 28 से 30 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं 100 में से। 100 में से 28 नंबर तो ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के मिल रहे हैं मुझे। समझिएगा बात को। तो ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना तो मैंडेटरी है आपके लिए। आप यहां से BCD ग्रुप में से भले कोई 2 सब्जेक्ट्स छोड़ दें, एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपने मैथ्स और एप्टीट्यूड के साथ या मैथ्स और एप्टीट्यूड को हल्के में लिया तो फिर दिक्कतें आपके साथ आना चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको जिस चीज पे वार करना है वो है मैथ्स और एप्टीट्यूड। इन 2 चीज को अगर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया तो एक बात तो तय हो गई कि गेट का स्कोर कार्ड तो आ गया आपके पास। भाई 28 से 30 नंबर है ना, कहीं ना कहीं आप गेट के स्कोर कार्ड तक तो पहुंच गए, गेट को क्वालिफाई करने तक तो पहुंच गए हो। लेकिन हमारा एम सिर्फ गेट को क्वालिफाई करना नहीं है। लेकिन सीढ़ी जब चढ़ेंगे तो सबसे पहले तो उसी जो ऑब्स्ट्रक्शन है गेट को क्वालिफाई करने का, उसको भी तो पार करना है। तो वो पार तो यहीं से हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे कंट्रोल करना है। और ये सब्जेक्ट पढ़ना आसान आपके लिए इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हो सकता है ये सब्जेक्ट्स आपकी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट 5th में आए, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है वही सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में आए, किसी में 4th में ही आ गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स तो 1st सेमेस्टर से ही रहेगा, 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर में तो मैथमेटिक्स रहेगा ही रहेगा। चलो वो भी छोड़ो, 11वीं 12वीं तो मैथ्स पढ़ के ही निकाली है ना हमने,
कैलकुलस आता है हमको, तभी तो 12वीं निकली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, 11वीं तभी निकाली हमने। बात समझिएगा। वेक्टर्स कहीं ना कहीं हमने 12वीं में पढ़ा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशंस कैलकुलस का ही पार्ट है, वो भी पढ़ा हुआ है 12वीं में। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप किसी भी चीज से अनजान नहीं रहेंगे। तो इसको तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपके पास ये सब्जेक्ट रहेगा, तो इसको आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, तो एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। बढ़िया गाना सुन रहे हैं, उसको सुनते सुनते आप पढ़ाई करिए एप्टीट्यूड। रोज के 10, 15, 20 सवाल लगाने की प्रैक्टिस बना लीजिए। रोज की एक आदत बना लीजिए कि रोज मुझे एप्टीट्यूड के 10, 15 सवाल लगाने हैं। दैट विल बी मोर देन इनफ। और खासकर अगर सिविल की बात करूं, तो कंपैरेटिव टू बाकी ब्रांचेस, एप्टीट्यूड जो सिविल में पूछा जाता है वो आसान होता है। और क्योंकि इंजीनियर हैं हम लोग, तो कई चीजें तो हम एप्टीट्यूड के सिर्फ सोच के ही आंसर बता देते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले नहीं हैं हम लोग, इंजीनियर हैं और उसमें भी सिविल वाले हैं, है ना। तो एप्टीट्यूड आसान होता है। एप्टीट्यूड के साथ में इंग्लिश, अगर एप्टीट्यूड बोल रहा हूं तो आप उसको इंग्लिश भी इंक्लूड कर लीजिएगा। इंग्लिश में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जो चीजें आप स्कूल लेवल पे पढ़ते थे ना इंग्लिश में। टेंसेस की बात होती थी, कहीं ना कहीं वॉवेल्स वाली जो बात होती है कि भैया कहां पर ए लगाना है, कहां पे एन लगाना, कहां पे दा लगाना है, वो चीज भी सवाल पूछ लेता है कई बार पैरा जंबल सेंटेंस दे देता है, उसको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में जमाना रहता है। तो एक बेसिक नॉलेज अगर आपको इंग्लिश का है, तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट भी, जो कि एप्टीट्यूड के साथ ही इंक्लूड होता है, वो कवर अप हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल लेवल पे भी स्टडी करेंगे एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। मैथ्स के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए रहेगा। मैथ्स की रोज की आप आदत डालिए कि रोज करीब करीब 1 से 1.5 घंटा मुझे मैथ्स की तैयारी करनी है। और जब भी फ्री माइंड से बैठा हूं, मैं गाने सुन रहा हूं, बैठा हूं खाली, 10 सवाल लगा लिए एप्टीट्यूड के, क्या ही फर्क पड़ना है। रोज के 10-15 सवाल लगाते रहो एप्टीट्यूड के। तो ये हमारा पहला पार्ट रहेगा हमारी स्ट्रेटेजी का, गेट को क्लियर करने का, मैथ्स और एप्टीट्यूड। ये तो करना ही करना है। यहां से 2 सब्जेक्ट गायब कर दो, आप चल जाएगा। ये जो BCD ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स लिखे ना, उसमें से अगर एक आध भी सब्जेक्ट आपने गायब कर दिया, चल जाएगा काम। मैथ्स और एप्टीट्यूड मत गायब करना। मैथ्स एप्टीट्यूड गायब हुआ तो गेट का स्कोर कार्ड गायब हो जाएगा, गारंटी के साथ। चलिए, तो ये 2 तो करना ही करना है, क्योंकि ये दोनों मिलके मुझे करीब करीब देंगे 28 से 30 नंबर। ठीक है ना भैया। अब 28 से 30 नंबर में ये नहीं बोल रहा हूं कि 28 पूरे के पूरे आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको क्या करना है, हमको हमारी एफिशिएंसी करीब करीब 70 से 80% की रखनी है कि भैया अगर 30 नंबर का आ रहा है मैथ्स एप्टीट्यूड, मेरी एफिशिएंसी मैं 70% ही मानता हूं। मैं नहीं मानता कि मेरी एफिशिएंसी 100% है। 30 में से 70% की एफिशिएंसी रख के 21 नंबर ले आइए यहां से। इतना तो कर सकते हो ना। इसमें भी छूट दे दी मैंने आपको। 30 में 30 लाने ही नहीं है हमको, क्योंकि मैंने तो पहले में ही आपको बोल दिया कि मुझे 100 नंबर की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है गेट में। तो इसमें 70% की एफिशिएंसी के साथ मैंने 21 नंबर ले आए। ठीक है, चलिए। अब जो सेकंड पार्ट है आपका, जिसको मैंने बी ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एफएम। जरा इनका एवरेज वेटेज गिनो। 12 नंबर का जियोटेक, 12 नंबर का एप्टीट्यूड, 8 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन और 7 नंबर का फ्लूइड मैकेनिक्स। मिनिमम वाले वेटेज गिने मैंने। 12, 12, 24, 8, 32 और 7, 39 मार्क्स। आप समझ पा रहे होंगे, 39 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं मात्र ये 4 सब्जेक्ट्स। तो ये 4 सब्जेक्ट्स, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल पार्ट की बात करूं मेरे गेट की परीक्षा में, ये तो नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया, मैथ्स और एप्टीट्यूड। ये जो 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं BCD, ये टेक्निकल पार्ट्स हैं आपके, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं आपके 4 साल की डिग्री में। उसमें से ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन 4 सब्जेक्ट्स को हल्के में नहीं लेना है हमको। ये 4 सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने रहेंगे मुझे इन दी टेक्निकल पार्ट। मैथ्स एप्टीट्यूड के अलावा जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन और एफएम, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। 39 मार्क्स का वेटेज है। चलिए, वापस से मेरी एफिशिएंसी कितनी है भैया? 70% की। इससे ज्यादा की एफिशिएंसी है ही नहीं मेरे पास। तो 39 मतलब 40 नंबर को अगर मैं मान लूं और मेरी एफिशिएंसी 70% की है, तो भैया 28 नंबर यहां पे आ गए मेरे। 28 नंबर तो यहां पे ले आए मैंने, 28 यहां पे ले आए, 21 यहां पे ले आए।
तो 39 में से 28 यहां पे ले आया मैंने, 21 नंबर मैथ्स एप्टीट्यूड में मैं लाके बैठा हुआ था, तो 28 प्लस 21 करीब करीब 50 नंबर पे पहुंच गए आप, मतलब एनआईटी पे तो आ गए आप, एनआईटी तक तो आ गए आप, 50 नंबर में एनआईटी तो मिल जाएगा, कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगा। भाई अभी तो हम यहां पे थे ना कि हमको यही नहीं पता था कि करना कैसे है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स टेक्निकल के और 2 सब्जेक्ट्स नॉन टेक्निकल के पढ़ के मैं एनआईटी तक तो पहुंच ही गया हूं। किस्मत रही तो हो सकता किसी आईआईटी में पहुंच जाओ, अगर आपकी इन सब्जेक्ट्स में एफिशिएंसी 70 की जगह पे 80 या 85%, 85% तक अगर आपने अपनी एफिशिएंसी बना ली सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में, तो हो सकता है आप किसी आईआईटी में भी पहुंच जाओ। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भैया। अगर ओवरऑल देखिए तो 30 का ये है, 39 का ये है, 70 नंबर हो रहे हैं कि नहीं, करीब करीब 70 नंबर हो गए कि नहीं हो गए। 70 में से अगर आपने बहुत मेहनत कर ली और 70 में से 60 या 65 नंबर ले आए तो आईआईटी तो मिल गया ना। ब्रांच के साथ हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए 60 नंबर पे, लेकिन एक जो साइकोलॉजी होती है कि यार आईआईटी में मेरा एडमिशन हो गया है, वो हो जाएगा सिर्फ इतने में। बात समझिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो बात ये रही कि भैया मुझे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा मुझे सिविल इंजीनियरिंग के ये 4 सब्जेक्ट भी जरूर से जरूर पढ़ना रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इन सब्जेक्ट्स में। हां, लेंदी हैं, सिलेबस थोड़े से बड़े हैं, खासकर किसके, जियोटेक के, एनवायरमेंटल के। इन 2 सब्जेक्ट्स के सिलेबस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन नंबर भी तो ज्यादा है। 12 से 15 नंबर का वेटेज है जियोटेक का और एनवायरमेंटल का, 12 नंबर का जियोटेक, 12 नंबर का एनवायरमेंटल, मिनिमम वेटेज। तो वेटेज के हिसाब से सब्जेक्ट भी तो बड़ा ही होगा ना भैया। तो ये बात रही भैया। तो मैं एनआईटी तक तो पहुंच गया हूं 70% एफिशिएंसी लेके, क्योंकि मेरे पास तो 70% की एफिशिएंसी है। ये मैं मिनिमम वाली बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि माइंडसेट आपने बना लिया आज कि सर 70% ही तो आप बोल रहे थे बार बार, तो मैं तो इसके ऊपर पढ़ूंगा ही नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्योंकि इंजीनियर है ना हम लोग, तो हर चीज को थोड़ा सा टेढ़ा ही सोचते हैं कि सर ने तो 70% बोला था, हम 70% के ऊपर मेहनत ही नहीं करेंगे। क्यों करें मेहनत, एनआईटी तो मिल ही रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको अपना 100% देना है। तैयारी के समय तो यू हैव टू गिव योर 100%। जिस भी सब्जेक्ट को आप उठा रहे हो, उस सब्जेक्ट को बेसिक लेवल से उठा के जो भी उसका मैक्सिमम लेवल है गेट तक का, वो आपको पहुंचना है। शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करनी है। तभी तो भाई सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो पहला पायदान ही तो रखोगे, सबसे पहला कदम किस पे रखोगे, पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे, तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर आपने कोशिश की कि पहली से चौथी पे डायरेक्ट कूद जाऊं, तो चांसेस होते हैं गिरने के, है ना। तो वो काम नहीं करना हमको शुरुआत करनी है एकदम बेसिक लेवल से, और धीमे 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 बढ़ते हुए हमको हमारे गेट के मैक्सिमम लेवल तक पहुंचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट को क्लियर करने में। कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है मुझे पता चले। हमने उठाया कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट, चालू हो गए, बढ़िया बढ़िया किताब खरीद के लाए, क्योंकि जोश तो भर गया था, क्योंकि गेट का पता चला था कि भैया गेट से आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। तो एकदम 2 लीटर खून भर गया शरीर में, और उसके बाद हम गए, किताब लेके आए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट पढ़ना चालू किया। 3-4 किताब लाके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, 2 महीने तक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट पढ़ते रहे, और खुशी खुशी बाहर निकले कि सर अब तो कुछ भी पूछो सब बनता मुझे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से। फायदा क्या मिलने वाला है, गेट में तो 2 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का, हो सकता आए भी ना, एक भी क्वेश्चन हो सकता आए ना उसमें से, क्या ही कर लिया आपने। तो भैया सब्जेक्ट को की इंपॉर्टेंस समझ के उस हिसाब से अपना टाइम आपको उस सब्जेक्ट को देना है तैयारी में। सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स और एप्टीट्यूड के अलावा यू हैव टू गिव फॉर जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एफएम। इन 4 सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा टाइम दीजिएगा। भले यहां से 1-2 सब्जेक्ट गायब कर देंगे, चलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट गायब कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं, कि किन सब्जेक्ट्स को आप ना भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, सारा कुछ नहीं पढ़ना मुझे। ठीक है भैया, तो ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने तैयार कर लिए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, जिसमें मैंने रखा है सोम, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी और हाइड्रोलॉजी। ये उतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो नहीं है गेट के हिसाब से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना तो रहेगा। इनके साथ मैं
कोई भी छेड़खानी नहीं करूंगा। वी हैव टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं जितना ज्यादा डिटेल में मैंने इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है। इन 4 सब्जेक्ट्स को तो मुझे हर चीज पढ़नी है। किसमें? सॉइल, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एफएम, इसमें तो सब पढ़ना है मुझे। सी ग्रुप में जो 4 सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें आप कुछ सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, चलेगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने उठाया, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से हो सकता है सवाल पिछले 5-7 साल में पूछे ही ना गए हों, तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सोम को आप एक सेलेक्टिव स्टडी करिए, जैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट, क्योंकि वो तो आप सोम पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि यू हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, नहीं तो उसके आगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डब्बा गोल हो जाएगा आपका, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इसको डायरेक्ट ही पढ़ लेता हूं, सोम को तो साइड में कर देता हूं, नहीं पढ़ना मेरे को, नहीं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए सोम के कंसेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ही नहीं पता अगर मुझे, तो फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या ही कर लोगे, है ना। तो सोम तो पढ़ना जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में सोच रहे हो तो सोम पढ़ना पहले जरूरी रहेगा। तो सोम पढ़िए, उसमें क्या जनरली शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़िए, डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, ट्रस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कॉलम्स एंड स्ट्रट्स नाम का एक सब चैप्टर होता है उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम आपका, और बेंडिंग थियरी पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा सोम में नहीं पढ़ना। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आएंगे, क्योंकि आपके शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के कंसेप्ट सोम में क्लियर हो चुके हैं, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको इतना ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। 3-4 चीज तो पढ़नी है यार उसमें, वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ लेना, स्लोप डिफ्लेक्शन में मेथड एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यही तो है चीजें। तो अगर आपका सोम के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दिक्कत नहीं आएगा। आरसीसी अपने आप में एक थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ जो प्री रिक्वायरमेंट है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए फोर्सेस के बारे में, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तब आप आरसीसी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। और एक सब्जेक्ट इन तीनों की कैटेगरी से एकदम ही अलग सब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, दैट इज हाइड्रोलॉजी। बहुत आसान, बहुत छोटा और बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी। तो इन 4 सब्जेक्ट्स में अगर मैं आपसे यह बोलूं कि क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, तो हाइड्रोलॉजी तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। इसके लिए कोई भी प्री रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप हाइड्रोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाइड्रोलॉजी आप वहां से पढ़ लीजिए। आरसीसी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सोम पढ़ने के लिए सबसे पहले यू हैव टू स्टडी सोम। सोम पढ़ना पड़ेगा, तभी एनालिसिस और आरसीसी में मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने में मजा ही आना चाहिए। पढ़ाई को अगर बोझ मान के या भार मान के पढ़ोगे तो मजा, फिर वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाओगे आप। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो उसमें मजा लाना पड़ेगा। बात समझिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। तो हाइड्रोलॉजी के लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से पढ़ सकते हैं। तो हाइड्रोलॉजी को तो पढ़िएगा। इस ग्रुप सी में हाइड्रोलॉजी तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और अगर इन 3 सब्जेक्ट्स की बात करूं, सोम, एनालिसिस और आरसीसी में, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए पहले सोम पढ़िएगा, उसके बाद ही आप एनालिसिस और आरसीसी में हाथ पांव मारिएगा। ठीक है। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर इनमें से 1-2 सब्जेक्ट आप पूरी तरीके से छोड़ भी देंगे, मैंने बोला था ना शुरुआत में कि कुछ सब्जेक्ट्स आप छोड़ सकते हैं, वो ग्रुप डी में से जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, इसमें से आप कुछ सब्जेक्ट्स को अभी दिमाग से हटा ही दीजिए। आपका मन है आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को हटा दीजिए। कोशिश करें कि सीएमएम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट और इरिगेशन, इन 2 सब्जेक्ट्स को अभी फिलहाल में तो साइड में रख देना। अभी मत पढ़ना इसको, अभी मतलब शुरुआत में नहीं पढ़ना हमको इसको। आखिर में जब बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद अगर समय मिला तो इसको मैं एक बेसिक लेवल पे जाके पढ़ लूंगा कि अगर बन गया सवाल गेट वाला तो ठीक है, फायदा ही है, नहीं बना तो नुकसान भी नहीं है मेरा कुछ। ठीक है। स्टील और की बात अगर मैं करूं, या फिर यहां पर ग्रुप सी में आरसीसी की बात करूं, तो इसमें भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही आपको पढ़ने रहते हैं। जैसे आरसीसी की बात करूं तो आरसीसी का कोड पढ़ लीजिएगा, IS 456। एक आध सवाल तो कई बार कोड से ही डायरेक्टली पूछ लेता है। जो कोडल प्रोविजंस हैं, जो स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस होते हैं,
कई बार एक नंबर में तो डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि एज पर IAS 456 फलाना फलाना कुछ भी एक पूछ लिया। ठीक उसी प्रकार स्टील में से भी कुछ एक आध क्वेश्चन तो सीधे सीधे कोडल प्रोविजन से आ जाएगा कि भैया IS 800 में ये कुछ कोई स्टैंडर्ड प्रोविजन लिखा हुआ था, वो डायरेक्ट सवाल बन के आपके सामने आ जाएगा। तो आरसीसी और स्टील जब आप पढ़ाई चालू करें, अगर आरसीसी और स्टील आप अपनी लिस्ट में रख रहे हैं तो आरसीसी और स्टील पढ़ने में आपको कोड भी पढ़ना जरूरी है। कोड पढ़ के जाइएगा। कोड पढ़ेंगे तो एक आध नंबर आरसीसी में और एक आध नंबर स्टील में भी आप उठा लेंगे, स्कोर कर लेंगे। CMM कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड CPM एंड PERT। पढ़ना चाहें तो पढ़ें, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग में लोड नहीं रखिएगा। CMM के लिए इरिगेशन भी कोई बहुत ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है। आखिर में जब बाकी मेरी सारी तैयारियां हो जाएंगी तो फिर मैं देखूंगा कि समय बचेगा तो इरिगेशन के नोट्स वगैरह जो मेरे पास होंगे उसको पलटा लूंगा, और अगर सवाल गेट में पूछा जाएगा, बन गया तो फायदा है मेरा, नहीं बना तो नुकसान भी नहीं होना है कुछ। लास्ट है सर्वे। सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर 5 नंबर के आसपास का सर्वे पूछा जाता है, तो आप बहुत ज्यादा सर्वे ना पढ़ो। फर्स्ट ईयर का सर्वे तो पढ़ सकते हो ना। फर्स्ट ईयर में जो सर्वे होता है कंपास वाला, डंपी लेवल वाला, जिसमें आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या राइज एंड फॉल मेथड पढ़ते हैं, कंपास आप जो पढ़ते हैं बियरिंग वगैरह कैलकुलेशन का, ये तो बेसिक पढ़ सकते हो ना, तो उतना ही पढ़ लो, उतना ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस लेवल वाली सर्वे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी पढ़ लोगे तो सर्वे में से 2-3 नंबर आपके स्कोर हो जाएंगे। तो ये जो ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए मैं हमेशा से यही बोल रहा हूं कि इन सब्जेक्ट्स को लीस्ट इंपॉर्टेंस देके आपको तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मैथ्स एप्टीट्यूड के अलावा इस बी ग्रुप वाले सब्जेक्ट्स को, दैट इज जियोटेक, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड FM। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही आपके गेट के स्कोर कार्ड को आपसे छीन सकती है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ग्रुप सी के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप थोड़ी सी सेलेक्टिव स्टडी कर लेना। कुछ टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सोम में, कौन सा टॉपिक पढ़ना है एनालिसिस में, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आरसीसी में, ये बातें तो आगे की बातें हैं, क्योंकि जब हम उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम उस सब्जेक्ट में घुसेंगे, तभी तो पता चलेगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एंड लास्ट, इस डी ग्रुप के सब्जेक्ट्स को तो आप अपने हिसाब से डील करिएगा। बहुत ज्यादा लोड लेके इन सब्जेक्ट्स को डील नहीं करना है, ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स को। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो 101% की गारंटी के साथ आप IIT से MTech या फिर किसी PSU में रिक्रूट हो सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि ये जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट ईयर के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे सेकेंड ईयर, कुछ होंगे थर्ड ईयर के, कुछ फाइनल ईयर के होंगे, एज वेल एज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ड्रॉप आउट होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ ही वो कहीं ना कहीं गेट की तैयारी की कोशिश भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, गेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ आपको MTech में एडमिशन दिलाता है, कुछ PSUs में भी रिक्रूट करवाता है, प्लस आजकल तो एक ये पैटर्न हो गया है कि गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे अगर आप कहीं पर जॉब पे हैं तो हो सकता है आपके प्रमोशंस वगैरह के लिए गेट का स्कोर कार्ड या पार्ट टाइम MTech या फुल टाइम MTech की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि 3 साल जॉब करने के बाद पता चला कि भैया मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि MTech करके आइए, तो प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके। तो फिर तैयारी में जुटते हैं हम, फिर समझ में आता है कि यार गेट देना पड़ेगा। वो उस कैटेगरी के भी लोग होंगे यहां पर जो जॉब के साथ साथ गेट की तैयारी करना चाह रहे होंगे। तो जो जॉब के साथ गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको तो ये सारे सब्जेक्ट्स पता हैं, एटलीस्ट नाम तो पता है ना। तो कैसे क्या तैयारी करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका गेट का एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। अब देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर से ही गेट की तैयारी करनी है, करनी नहीं। फर्स्ट ईयर में तो गेट के बारे में सोचना ही नहीं है मुझे। फर्स्ट ईयर में अभी तो हम कॉलेज में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी इंजीनियरिंग को समझना है, इंजीनियरिंग क्या है, कॉलेज का माहौल क्या होता है, सारी चीजें। देखिए 4 साल ये जो रहते हैं आपके इंजीनियरिंग के ना, वो 4 साल ही आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं।
इसी 4 साल में आपका करियर बनता है, इसी 4 साल में आपके दोस्त बनते हैं, इसी 4 साल में सब कुछ होता है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो डे 1 से गेट के बारे में मत सोचना कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और यहां से गेट के बारे में वीडियोस वगैरह देखना चालू कर दिया एंड मुझे तो बस गेट की तैयारी करनी है। नहीं, देखिए एक एक स्टेप बढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ मैथ्स पे कंसंट्रेट करिए। अभी एप्टीट्यूड तो आप साइड बाय साइड, एप्टीट्यूड के लिए कोई बहुत अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड तो आप अलग से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फाइनल ईयर का भी। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो अभी फिलहाल मैथ्स पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर में आ जाता है। मैथ्स पढ़िए। कैलकुलस जो आपका था M1 में कैलकुलस होगा मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटीज में। कैलकुलस वाला पार्ट जो है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इन सब चीजों को पढ़ना चालू करिए। फिर अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, मतलब थर्ड सेम या फोर्थ सेम में हैं, तो जो सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में मैंने लिखे हुए थे आपके लिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप यहां पे उठा लें, उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करना चालू करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेकेंड ईयर में रहते हुए आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़ें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर के ही सब्जेक्ट्स को आपको देखना रहेगा। तो इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको पढ़ना चालू करें। और यहां पर जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, कहीं ना कहीं वो एकदम बेसिक लेवल से चीजें होंगी। आपका सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा, प्लस गेट और जो भी एग्जाम्स होते हैं सब जगह पे आपको ये जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाने की, वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो सेकेंड ईयर में आप हैं तो इस लिस्ट में आपके यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को उठाएं और उसकी तैयारी चालू कर दें। ठीक उसी प्रकार थर्ड सेमेस्टर वाले जो हैं, थर्ड ईयर वाले जो हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को उठा के चालू करें, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर गेट। आप गेट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि गेट में अब थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी अपीयर हो सकता है एंड फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अपीयर हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम थर्ड ईयर में हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं गेट के सिलेबस में जो फाइनल ईयर में पढ़े जाते हैं। तो थर्ड ईयर में रहते हुए हम उन सब्जेक्ट्स को तो नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं, एक जनरलाइज वे में बता रहा हूं मैं ये सारी बातें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थर्ड ईयर में रहते हुए भी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हो सकता है पढ़ लिए हों, होते हैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स। लेकिन मैं एक जनरलाइज वे में मान के चल रहा हूं, क्योंकि इंजीनियर हैं हम, तो हम तो तभी पढ़ते हैं जब हमारे सामने कोई चीज आती है, ऐसा मान रहा हूं मैं। तो थर्ड ईयर में आपके सामने जो सब्जेक्ट्स होंगे, आप उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करके गेट में अपीयर होइए थर्ड ईयर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि थर्ड ईयर में ही आपको आईआईटी में एमटेक के लिए एलिजिबल हो जाना है, कि भैया गेट का स्कोर कार्ड में मैं 80 नंबर लाने ही है मुझे, क्योंकि मैं गेट के लिए एलिजिबल हो गया हूं थर्ड ईयर में। नहीं, ये काम नहीं करना। थर्ड ईयर में आप अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक करेंगे गेट का एग्जाम देके, कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपकी कमजोरी बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह काम आप करेंगे जब आप थर्ड ईयर में गेट में अपीयर होंगे। फाइनल ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो फिर सीधा सिंपल सा हिसाब है। 7th सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वाला जो फरवरी का महीना आएगा, उसमें आपका गेट का एग्जाम होगा। और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ का डिसाइडिंग ईयर रहता है। दिस इज द डिसाइडिंग ईयर फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तो यहां तक आते आते तो सीरियस हो जाना भैया। फर्स्ट ईयर में भले आप सीरियस नहीं हो, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा सीरियसनेस लाओ, थर्ड ईयर में थोड़ा सा ज्यादा, फाइनल ईयर में तो सीरियस हो जाओ एटलीस्ट अपने करियर से रिलेटेड। फाइनल ईयर में जो आप गेट की परीक्षा देंगे वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो चीज आपको डिसाइड करेगी, वो एग्जाम आपको डिसाइड करेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर किसी कारण से फाइनल ईयर में रहते हुए आपका गेट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, होगा ये चीज, मतलब ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जितने भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं, हर स्टूडेंट गेट क्लियर नहीं करेगा। थोड़ा सा हार्ड हिटिंग फैक्ट है, लेकिन यही सच है। तो गेट क्लियर नहीं करने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। इस साल नहीं हुआ, अगले साल और अच्छे से देंगे, दे सकते हैं ना भैया। गेट में कुछ वैसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया दूसरी बार नहीं दे सकते।
मान लीजिए नहीं हुआ फाइनल ईयर में मेरी गेट में सिलेक्शन, तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ खत्म नहीं हो रही है हमारी। अगले साल वापस से मेहनत करके दीजिए। कहां पे गलती की थी आपने फाइनल ईयर में रहते हुए, उन गलतियों को एनालाइज करिए, उन गलतियों को सुधारिए और फिर गेट की परीक्षा दीजिए अगले साल। फिर उनकी उस कैटेगरी की बात करूं जिन्होंने ड्रॉप लेके रखा हुआ है, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपको कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स दिख रहे होंगे, आपके जॉब में प्रमोशंस वाली कोई सीन दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी दिमाग में। तो उसके लिए भी अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स को आप गेट की तैयारी करते हुए क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सिलेबस ऑन एन एवरेज हर एग्जाम का सेम रहता है, 19-20 फर्क आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क आता है। लेकिन अगर आपने गेट की तैयारी करी हुई है तो बाकी सारे एग्जाम्स आपको बहुत आसान लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी है, एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी का एग्जाम है, तो एसएससी का जो सिलेबस है वो भी कहीं ना कहीं गेट के सिलेबस जैसे ही है। भाई सिविल इंजीनियरिंग तो वही है ना, ऐसा थोड़ी है कि गेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग अलग है और एसएससी के लिए सिविल इंजीनियरिंग अलग है। दोनों बोथ आर सेम थिंग, दोनों के लिए सिविल इंजीनियरिंग तो वही है। हां, क्वेश्चंस के लेवल का डिफरेंस मिलता है। गेट का लेवल अगर ये है तो एसएससी का लेवल ये है, लेकिन कंसेप्ट तो वही यूज होना है, कंसेप्ट तो वही होगा ना भाई। गेट की तैयारी करते समय जो फ्लूइड है वही फ्लूइड तो एसएससी की तैयारी करते समय भी है ना। फ्लूइड थोड़ी चेंज हो जाएगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाएंगी। चेंज क्या होगा? क्वेश्चंस का पैटर्न, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है, कंसेप्ट तो वही यूज होते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, खासकर उनकी बात कर रहा हूं मैं जो ड्रॉपर हैं या जो अभी फिलहाल में कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर आप गेट की तैयारी करते हैं, गेट का सिलेबस दिमाग में रख के अपनी तैयारी करते हैं उस स्ट्रेटेजी से जो मैंने आपको बताई है, तो आप ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम्स आपके सामने रहेगा, आप सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। गेट की तैयारी आखिरी के 2 महीने में करने की कोशिश मत करिएगा कि आज नोटिफिकेशन आया सितंबर के महीने में और मैं फरवरी में गेट का परीक्षा दे दूंगा। पता चले नोटिफिकेशन आया, उसके बाद सिलेबस निकाल रहे हैं, किताबें ला रहे हैं और फिर तैयारी चालू कर रहे हैं। नहीं होगा सिलेक्शन। हो भी जाएगा तो सिर्फ क्लियर कर पाएंगे, बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। गेट की तैयारी का आइडियल जो टाइम होता है, आपको एक सीरियस प्रिपरेशन के लिए कम से कम मिनिमम 1 साल देना पड़ेगा, मिनिमम 1 साल। अब वो 1 साल का ड्यूरेशन कहां से चालू कर रहे हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। 1 साल अगर आपने दिल लगा के सीरियस होके पढ़ाई कर ली तो गेट या उसके अलावा जो भी एग्जाम है, आप हर एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और गेट के लेवल पे गेट की प्रिपरेशन अगर आपने करी है, गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाई करी है, तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है भैया। और बात अगर मैं आपसे बताऊं, रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए आपका, कि भाई आपने सारा कुछ पढ़ लिया, मान लीजिए जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई उसके हिसाब से आपने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, अब रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन का देखिए हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, कोई एक कॉमन तरीका या कोई फॉर्मूला नहीं होता रिवीजन का, लेकिन जनरल तरीका यही रह सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पहला सब्जेक्ट तैयार किया, अपना पहला सब्जेक्ट जब आप तैयार किए, वो पूरा सब्जेक्ट आपने 100% रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर आपने सेकेंड सब्जेक्ट उठाया, जब आपने सेकेंड सब्जेक्ट उठाया तो कई बार ये होता है कि पहला सब्जेक्ट हम दोबारा से भूल जाते हैं क्योंकि वो तो खत्म कर दिया था हमने। तो आप करें क्या मालूम है, जब आप सेकेंड सब्जेक्ट उठाएं, मान लीजिए आप दिन के 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल 4 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस 4 घंटे के प्रिपरेशन में 1 घंटा आप दीजिए पुराने वाले सब्जेक्ट को, और जो बचा 3 घंटा है उसमें नए सब्जेक्ट पे हाथ डालिए, ताकि पुराना सब्जेक्ट भी आप भूले ना। फिर आप जब थर्ड सब्जेक्ट में आए, तो आप 4 घंटा पढ़ रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो उस 4 घंटे में से अब 2.5 घंटा और 1.5 घंटे का बाइफरकेशन कर लो। 1.5 घंटे में ये जो पुराने 2 सब्जेक्ट्स थे उनका रिवीजन करो, और जो बचा 2.5 घंटा है उसमें ये नया सब्जेक्ट करो। इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आप आगे भी बढ़ते जाओगे और पुरानी चीजें भी भूलोगे नहीं, क्योंकि पुरानी चीजों के लिए मैं टाइम दे रहा हूं। जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आगे, पुराने सब्जेक्ट्स को रिवीजन का टाइम थोड़ा सा कम कर दूंगा, लेकिन पुराने सब्जेक्ट से टच में तो रहूंगा ही रहूंगा मैं। तो फाइनली जब आप आखिरी सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे, तब तक आपके पुराने सब्जेक्ट्स भी आपके टच में बने रहेंगे।
इस तरीके से आप रिवीजन की स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा। फाइनली, अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है गेट के एग्जाम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी चीज का मतलब पढ़ाई से संबंधित किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होके कॉल कर सकते हैं हमको, डेट इज 8839732518 पे। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6232557474 पे। आपकी जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। उसके अलावा जी सेंट्रिक ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे, जी सेंट्रिक ऐप पे चैट बॉक्स पे जाके आप अपने क्वेरीज को हमारे तक पहुंचा सकते हैं और जितना जल्दी होगा हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये तो एक जनरल स्ट्रेटेजी मैंने बताई, और सिर्फ स्ट्रेटेजी देख के, ये वीडियो देख के गेट क्लियर नहीं होगा, इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से अब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कल से हम लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए पहला सब्जेक्ट चालू करेंगे। वो पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा वो आपको गेस करना है, एंड वो एक सरप्राइज रहेगा आपके लिए। जैसे ही कल का दिन आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट है कौन सा। और हमारा पढ़ाने का पैटर्न, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा कि हम एकदम जो ग्रास रूट लेवल होता है, बोले तो सबसे बॉटम लेवल होता है, जो सबसे बेसिक लेवल होता है, वहां से चीजों को चालू करेंगे और गेट के लेवल तक पहुंचेंगे। तो इसके हिसाब से हमारी तैयारी चालू होगी। कल आपको मिलेगा आपका पहला सब्जेक्ट का पहला वीडियो। आप गेस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या रहेगा। मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू।